देखिए इन्फोर्समेंट के हवाले से तो ये खबर है आज अखबारात में भी कि जो टॉप 1% हैं, जो वेल्दी हैं, जिनको जो अंडर फाइल करते हैं या जो नॉन फाइलर्स हैं, उनका पहले ऑडिट और वहाँ से जो है टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। बट लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि इस बजट में ये क्रिटिसिज्म था और फेयर था, सैलरी क्लास पे दोबारा बोझ बढ़ा दिया गया। पहले कहा था नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम ब्रॉड बेस करना चाहेंगे। और उसमें जैसे एग्रीकल्चर का मामला है, वो भी शायद जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स हमने कमिट किया है आईएमएफ से कि सूबों से बात कर ली गई है और फिर हम देखेंगे। यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला मामला था, रिटेल होलसेल सेक्टर, वो एक स्लो प्रोसेस है। तो फिर क्या और एडिशनल मेजर्स हैं? क्या मजीद सैलरी क्लास पे टैक्स बढ़ाया जाएगा, ऑलरेडी जो टैक्स पेज है उन पे बढ़ाया जाएगा, या और कोई मेजर्स लेंगे फिर? अच्छा शहजाद, पहली बात तो यह कि 3,500 की जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स है उसके ऊपर मैं चाहता था कि सैलरीड को इंसुलेट कर लूं, मैं नहीं कर सका। थोड़ी बहुत तकलीफ आई है, मुझे उसका एहसास है। इंशाल्लाह वजीर आजम साहब की हिदायत है कि जिस तरह से ही रेवेन्यू टारगेट्स मीट होते हैं तो हम पहली कंसेशन जो देंगे वो सैलरीड की तरफ देंगे। बट प्लीज ऑल्सो अप्रिशिएट कि इन 3,500 अरब के अंदर से 75 बिलियन का सैलरी के ऊपर तनख्वाह का लोड आया है, सिर्फ टैक्स का एडिशनल। तो हमें एहसास है, हम उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप आ जाएं कि आपने अंडर फाइलिंग को किस तरह से चेक करना है। तो उसके अंदर टॉप 1% हो कि लास्ट 1% हो, द फैक्ट इज कि एफबीआर के अंदर वो कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि वो फाइल्ड रिटर्न्स को उसका एक अच्छी क्वालिटी का उसका ऑडिट कर सके। तो इट इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द एफबीआर। वजीर आजम साहब ने इस हद तक कहा कि आपको जिस किस्म के वसाइल चाहिए मैं देने को तैयार हूं, आप वो लें और अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें। और कम से कम 5-6 साल के बाद हर टैक्स पेयर का एक जो रिटर्न है वो कम से कम एक दफा जरूर ऑडिट हो जाना चाहिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और उसमें किसी को मेरे ख्याल से नाजायज इस चीज के ऊपर उसके ऊपर कोई ना आहो पुकार करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको एक्यूरेसी ऑफ फाइलिंग का मामला है। अब जो आपने बात की कि जी आप एग्रीकल्चर को किस तरह टैक्स लाएंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सूबाई हुकूमतों की मशावरत के साथ, मदद के साथ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर हम ये जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उनको भी टैक्सेशन में ला रहे हैं। और जनवरी 2025 से आप उसके ऊपर पेशरफ देखेंगे और फाइलिंग्स देखेंगे एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल इनकम टैक्स रिजीम। तो कोई प्रिजम्पटिव रिजीम नहीं होंगी। अगर किसी जगह कोई आपका बारिश का नुकसान हुआ, आपका सैलाब का नुकसान हुआ, आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आपकी आमदनी है या आप अपनी काले आमदनी को एग्रीकल्चर इनकम दिखा के वाइट करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। 236G जो कानून है जिसके अंदर अगर आप फाइलर नहीं है तो आपको अपनी सप्लाईज के ऊपर 2% का सेल के ऊपर टैक्स जमा कराना पड़ेगा और डिडक्शन होगी। वो डिडक्शन शुरू हो गई है। आप फाइलर बनेंगे तो आप 0.5% पे चले जाएंगे। उसी तरह आपका होलसेलर के ऊपर आपका 2.5% 2% का टैक्स आएगा। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आके रिटर्न जमा करवाएंगे तो आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स को लिया जा रहा है ताकि हम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को ये एहसास दिलवाएं कि आप अपना जो जायज बोझ है इस मीशत की तरक्की के अंदर वो उठाएं, ताकि हम तनख्वाहदार लोगों को और वल्नरेबल लोगों के ऊपर से बोझ कम कर सकें। तो इसके ऊपर एक होलिस्टिक बुनियाद पे काम हो रहा है। बिल्कुल शहजाद सही। अली साहब, एक मुल्क में मसला इस वक्त एनर्जी कॉस्ट का भी है और बीच में ये बहुत डिबेट चली। फाइनेंस मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर चाइना भी गए इस हवाले से, और फिर ये इतलात आई कि जो आईपीपीज है उनसे रीनिगोशिएट किया जाएगा। और लास्ट वीक तक तो ये खबर थी कि जो लोकल आईपीपीज हैं उन्होंने ये कहा है कि पहले हुकूमत जो अपने प्लांट्स हैं उनके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो कम करे, फिर हमसे बात करें। कुछ ने माना नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें बंद करेंगे तो शायद हम इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन अब लगारी साहब का कल ये बयान था और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलेगी, हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं लोकल आईपीपी से। इस हवाले से क्या इतलात हैं? क्या आईपीपी कन्विंस हैं कि अब वो टेक और पे की जगह टेक एंड पे चले जाएंगे, या अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम करने के लिए तैयार हो गए? देखें, ये बिजली के जो शोबे के मसाइल हैं मेरे ख्याल से इनको तो जंगी बुनियादों के ऊपर हल होना चाहिए। और मैं ये जो काविश यहाँ पे आपकी रियासत के इदारे और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में जो हो रहे हैं मैं इनको तो सराहना चाहता हूँ। पर इसका हल ये है
कि आप वो जो सरमायादार जो यहाँ पे पैसे लेके हैं उनके साथ मशावरत के उनके मसाइल को समझते हुए इसका कोई मुनसिफाना हल निकालें। देखें, जो आपके हुकूमत के प्लांट हैं उसके ऊपर सिर्फ जो मुनाफे की शरह को कम करने का मसला नहीं है या उसके ऊपर कैपेसिटी चार्ज को कम करने का मसला नहीं है। मसला ये है शहजाद साहब, बुनियादी तौर पे कि आपके मुल्क के अंदर जो डिमांड है वो 10,000 से 30,000 मेगावाट की फ्लक्चुएट करती है, और जब आप 30,000 मेगावाट के मुताबिक प्लांट लगाएंगे तो जो भी प्लांट लगाएगा, चाहे हुकूमत हो, चाहे अली परवेज हो, चाहे XYZ हो, वो कहेगा कि मेरी कर्ज की किस्त को आप कैपेसिटी चार्ज या अपनी गारंटी के जरिए कवर करें। तो जब तक आप वो कवर नहीं करेंगे या मार्केट को सिंगल बायर से खत्म नहीं करेंगे कि वो सरमायादार अपना जाके बिजली किसी और को बेच सके, ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। और हुकूमत अपना किस तरह से अपना मुनाफा तो कम कर सकती है, पर अगर उस कैपेसिटी चार्ज के पीछे उनके कर्जे खड़े हैं तो मुझे बताएं, क्या उन कर्जों के ऊपर हाथ खड़ा करके उनको दिवालिया अपने आप को वहां पे करार दे दे? और अगर वो कर भी देती है तो उसके बाद वो जो बैंकों के ऊपर जो उसका फॉल आउट आएगा, उसके बाद जो डिपॉजिटर्स के ऊपर फॉल आउट आएगा, तो उसको किस तरह अटेंड करना है? तो इट इज नॉट एज सिंपल एज यू सजेस्ट। मेरा इसमें डायरेक्ट तो ये सजेशन ऐसा मेरी नहीं है, ये साहब कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका जवाब वो देंगे, पर मेरे ख्याल से जो रियल लेसन है वो ये है कि इसको तरीकेवार, मरहलावार इसको हमें मूव करना है और इस प्रॉब्लम को अटेंड करना है। ये बात आपकी सही है अली साहब कि अगर सिंगल बायर मॉडल होगा, देना पड़ेगा। अगर सिंगल बायर मॉडल होगा तो जाहिर सी बात है जो भी प्लांट लगाएगा वो कहेगा कि टेक और पे करेंगे, वरना हमारे पास क्या गारंटीज हैं। लेकिन क्योंकि हमने सन 2020 में जो मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उस वक्त की हुकूमत ने रीनेगोशिएट किया और अब ये इतला थी कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्रोड्यूसर्स, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप कह रहे हैं कि कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हो सकी अब तक? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, पर जो मोहम्मद अली साहब की जो रिपोर्ट है उसके बाद जो प्लांट्स आपके निगोशिएट हुए थे वो 2002 और 94 के थे, जिनके फॉरेन कंपोनेंट ऑफ द डेट जो है वो पे ऑफ हो चुका हुआ था। तो अब ये जिनके कर्जे स्टैंड करते हैं और खास तौर पे फॉरेन करेंसी के कर्जे स्टैंड करते हैं, मोहम्मद अली साहब और अवैस लगारी साहब वुड बी द राइट पीपल टू कमेंट। मैंने तो जो आपको बताया वो ये है कि इस मामले को हल करेंगे तो मईशत आगे चलेगी और हमें सरमायादारों का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी किसी तरह से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए इसका बेहतर अंदाज में हल करना चाहिए। सरमायाकारी पे बात करते हैं। देखिए, जहां पे बल्कि अब तो 1.25 साल हो गया है SIFC वजूद में आया, और इस हवाले से जो मैंने पता किया इंडस्ट्री से कुछ मुस्बत खबरें भी है कि वन विंडो ऑपरेशन जो है उसने कुछ इंडस्ट्रीज को बेनिफिट जरूर किया है, लेकिन जो इसका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव था कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है, वो अब तक मटेरियलाइज होती हुई नजर नहीं आई है। हमने देखा 2 दिन पहले भी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 27 बिलियन डॉलर आएंगे, कभी 100 बिलियन की बात की गई। तो इस एंड पे कोई पेशरफ्त है या आपको लगता है कि जिन हालात में पाकिस्तान है, ये सरमायादार इस वक्त नहीं आएंगे पाकिस्तान में क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ इनको बड़ा रिस्क का सामना भी करना पड़ सकता है? रियलिस्टिकली आप लोग जब अपने कैलकुलेशन करते हैं तो ये 27 बिलियन, ये 25 बिलियन को आप लोग अकाउंट फॉर करते हैं या ये सिर्फ अभी तक सिर्फ नंबर्स ही हैं? शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि जो आपकी पैदावारी सलाहियत है उसको पुश करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स दरकार होती हैं, चाहे वो बैरूनी हो या आपके अंदरून मुल्क के सरमायाकार करें, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों में से है जिसकी वो शरह कम तरीन है। आपकी इन्वेस्टमेंट टू GDP जो है तकरीबन 14-15% के ऊपर है, जबकि जो आपके खित्ते के बाकी ममालिक है वहाँ पे 30% के करीब है। तो मैं इस खामी को मानते हुए आपसे गुजारिश ये करूँगा, हमें दोनों तरह की सरमायाकारी को इनकरेज करने की ज़रूरत है, हर किस्म का उनको तहफ़्फ़ुज़ और यकीन दहानी कराने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक आप जो बैरून मुल्क सरमायाकारी जो आती है उसकी बात करें, देखें उसका एक जो पहला तकाजा है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब आपके मुल्क के अंदर ऐसा माहौल हो कि आपके मुल्क से लोग अपना मुनाफा वापस लेके ना जा सकते हो, डॉलर का फुकदान हो, तो कोई भी बैरूनी मुल्क का सरमायादार आपके मुल्क में पैसे लेके नहीं आएगा। तो हमने शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, औरंगजेब साहब की क़यादत में तकरीबन 2-2.5 बिलियन डॉलर का बैकलॉग, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसकी तरफ आपने इशारा किया अपने पहले सवाल के अंदर, वो हासिल करके वो उनको यकीन दहानी, वो उनको तहफ़्फ़ुज़, उनको कॉन्फिडेंस दिया है। तो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है BYD, वो एक लोकल मकामी ग्रुप के साथ मिल के आ रहा है। गनवर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आपकी प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस के अंदर जो PIA की ट्रांजैक्शन होने जा रही है, आप देख रहे हैं टर्की से एक एयरलाइन ने इंटरेस्ट का इजहार
किया है एक मकामी सरमायाकार के साथ मिलके। तो जिस जिस तरह से आपकी ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन आपकी सियासी जो आलूदगी की वजह से जो फिजा बनी हुई है उसकी वजह से जो आती है, हम काफी हद तक उसको ओवरकम कर लेंगे। पर यकीनन उसका फॉल आउट भी आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। तो हम इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर इसको आगे स्टीयर करने की कोशिश कर। इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि आप एक रियलिस्टिक पिक्चर बता रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे जैसे आएगी, इन्वेस्टमेंट आती रहेंगी, छोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा एक नंबर दे दिया जाता है कि 2 साल में 100 बिलियन आ जाएंगे, 50 बिलियन आ जाएंगे, जो कि कहीं से भी पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए भी रियलिस्टिक नहीं लगते। लेकिन जो इस्तेकाम की बात हो रही है, अब कहीं ना कहीं हमें मईशत में तो बेहतरी नजर आ रही है कि एक स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी बेहतरी की तरफ जा रही है। होपफुली दिस विल रिजल्ट इन ग्रोथ एज वेल। लेकिन सियासी स्टेबिलिटी के आसार दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे। आप खुद एक इलेक्टेड एमएनए है और ये मेरे ख्याल से बड़ा अलमिया है कि जब मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी होती है तो हम देखते हैं कि माशी तौर पर मुल्क सफ़र कर रहा होता है। अब जब माशी हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं तो आपकी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ कानून साजी लाकर इस वक्त सियासी जो माहौल है उसको गरमा रही है। तहरीक इंसाफ अपने अलग जलसे कर रही है इस वक्त। तो ये सियासी स्टेबिलिटी अगर नहीं आएगी तो ये कितना हर्ट कर सकती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को? देखिए, मैंने तो आपके सवाल से पहले ही इस चीज को तस्लीम किया है कि जब तक मईशत के अंदर ठहराव नहीं आएगा, जब तक आपकी सियासी ये जो माहौल है उसके अंदर ठहराव नहीं आएगा, जब तक पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कम नहीं होंगे, तो शायद हम उस किस्म की डिलीवरी जो आज इस कौम को उसके मसाइल से बाहर निकालने के लिए दरकार है, शायद हम उस तरह से उसके ऊपर परफॉर्म ना कर सकें। पर मुझे बताएं शहजाद साहब, मैं अपने रवैये की तो गारंटी दे सकता हूं, मैं किसी एक ऐसी जमात की गारंटी किस तरह दूं जो अपनी सियासत के सामने हर चीज को दाव पे लगाने को तैयार हो, जो आपके रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ने को तैयार हो, जो आपके मुल्क के अंदर फोन करते हुए पकड़े जाएं कि आपका आईएमएफ से बात कर रहे हो कि जी हम दिवालियापन मुल्क को धकेलना चाहते हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि हम कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो मैं तो उनको समझा ही सकता हूं ना, और ये उनसे तरगीब भी कर सकता हूं कि आए लोगों के मसाइल के ऊपर बहस करने के लिए। आपको जो हुकूमत को अपनी जो आपने जो एडवाइस देनी है, अपना जो मशवरा देना है, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। मसला अली साहब इस वक्त सिर्फ एक सियासी पार्टी का नहीं है, मसला ये है कि जिस किस्म की कानून साजी आपकी हुकूमत करना चाहती है, चाहे वो बिल्स के जरिए हो, चाहे वो आईनी अमेंडमेंट के जरिए हो, उससे ये एक तासुर मजबूत हो रहा है कि आप लोग अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो दिस इज गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, जहां पे ये तासुर है कि जुडिशरी को कमजोर करके कंट्रोल करने की कोशिश है। इसमें मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर साहब कभी सीपैक की बात कर रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनका नुक्ता नजर क्या है? ये सारी जो लेजिस्लेशंस हैं इसको थोड़ी देर के लिए आप पीछे भी रख सकते हैं ताकि सियासी स्टेबिलिटी आए और फोकस इकोनॉमी और गवर्नेंस पे हो। उनकी इस पे क्या राय है? वो क्यों इतने इस वक्त जल्दबाजी में है कि तमाम चीजें चाहे आईनी तरमीम क्यों ना हो उसको बुलडोज करके पास कर लें? इससे तो आप जुडिशरी को हेड ऑन ले रहे हैं और आपके वफाकी वज़रा खुद आके कह रहे होते हैं कि ये तो मामला आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है। शहजाद साहब, मेरा जो अपना किरदार है वो मेरे ख्याल से साल का किरदार आपकी अपनी वीडियो आर्काइव्स के अंदर मौजूद है। मैंने तो हमेशा इस मुल्क की इस्लाह और आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करने की तरगीब की, और मेरी ये अपनी सोच है जो मैंने अपने जमात के कायद मियाँ नवाज शरीफ से ली है। तो मैं तो उन्हीं का पैरोकार होते हुए मैं अदलिया का एहतराम भी करता हूँ, और मैं सिर्फ नहायत ही मुअद्दबाना अंदाज के अंदर गुजारिश करूँगा, हम सब रियासत के इदारों को आइन के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो वहाँ पे जो निज़ाम तय किया गया है उसका एहतराम करना चाहिए। आज मिल के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं शहजाद साहब, वो यकीन माने कोई एक शख्सियत, कोई एक जमात, कोई एक अदारा उसका सामना नहीं कर सकता। पर इस चीज़ का आगाज़ हमारा सबको अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है उसको निकाल के इस पाकिस्तान की इस्लाह को मुकद्दम रखते हुए अपनी ज़ात से बढ़ के अगर हमने यहाँ पे स्कोर सेटलिंग और यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग जारी रखी तो मुझे खदशा है सिर्फ कहीं उसका खुदा ना खास्ता कोई इस अवाम को नुकसान ना पहुंचे।